आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। इंसेफेलाइटिस यानी चमकी बुखार एक बीमारी जो हर साल आती है और मासूम बच्चों को अपनी चपेट में ले लेती है। इस साल एक बार फिर बिहार सुर्खियों में है। वजह है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जो एक तरह का दिमागी बुखार है। आखिर कैसे और क्यों होता है ये बुखार और माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चों को ही क्यों होता है, जानेंगे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शमशेर द्विवेदी से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इंसेफेलाइटिस यानी चमकी बुखार से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शमशेर, जैसे आज हम इंसेफेलाइटिस की बात करेंगे। कल हालांकि हम एक बार बात कर चुके हैं इंसेफेलाइटिस पर ये मौजू इतना बड़ा हो चुका है, इतने सारे बच्चों की इसके चलते जान जा चुकी है, तो इस पर और बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक बार फिर से जानेंगे इंसेफेलाइटिस के बारे में। आज हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इससे जुड़ी हुई बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि इंसेफेलाइटिस ये क्या है, जिसे हम चमकी बुखार कह रहे हैं, ये क्या बीमारी है, किस तरह से अटैक करती है? इंसेफेलाइटिस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जी। और चमकी बुखार एक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलचाल की भाषा में, ये बोलचाल की ज़ुबान में चमकी बुखार कहा जाता है इंसेफेलाइटिस को। लेकिन इंसेफेलाइटिस का जो मतलब होता है वो होता है ब्रेन में अगर सोजिश आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, अगर हो जाए तो उसे हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। और उसकी कई वजह हो सकती हैं, एक वजह नहीं होगी। अगर हम उस फहरिस्त को देखें तो कम से कम 50 से ऊपर वजहें होंगी। लेकिन किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में कुछ वजहें ज्यादा कॉमन होती हैं। अच्छा। और उसका वहाँ के लोकल डॉक्टर्स को और जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनको पता होता है कि हमारे इलाके में ये कौन सी वजह है जो कि इंसेफेलाइटिस पैदा ज्यादा करती हैं। उससे उनकी रोकथाम और इलाज में मदद मिलता है। जी, जैसे आपने एरिया की बात कही कि तो वो उस एरिया में इतना कॉमन क्यों है ये, इसकी क्या खास वजह है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और आप ये माने लखनऊ से लेकर के और बलिया तक का जो इलाका है वो, और जो उत्तरी बिहार है, इन दोनों जगहों में एक इस तरह का क्लाइमेट है, इस तरह की आबो हवा है जिसमें गर्मी भी है, मॉइस्चर भी है, नमी भी है। और गर्मी, नमी, इन सबों की वजह से वहां पे वायरसेस का ग्रोथ भी ज्यादा होता है। और उसके अलावा जो वायरस को फैलाने में, जैसे मच्छर फैला सकते हैं, जिस तरह से खाने पीने की जो चीजें हैं, पानी है पीने का, उनके थ्रू ये वायरस जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशन है कि वायरस भी वहां ग्रो होते हैं और उनको फैलने के लिए माकूल आबो हवा मिलती है। जी, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो कैसे पता चलेगा क्या इसके सिम्टम्स हैं, किसी को हो जाता है तो कैसे अंदाजा लगाएं? जो इंसेफेलाइटिस बीमारी है, जो सबसे पहला लक्षण जो होता है वो होता है सर दर्द। सबसे पहला मरीज, बच्चा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, वो सबसे पहले उसको एक सर दर्द की शिकायत होती है। और वो बहुत हल्का फुल्का सर दर्द होता है और कई बार आदमी उसको इग्नोर कर लेता है। साथ में तेज बुखार ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन कई बार बुखार भी बहुत ही हल्का होता है, 99-100 वाला बुखार होता है, कोई बहुत ज्यादा बुखार नहीं होता है शुरुआती दौर में। और यही यहाँ से शुरुआत होती है, पहले हल्का बुखार, सर दर्द, फिर आदमी को गफलत होना शुरू होती है और फिर धीरे धीरे गफलत से आगे बढ़ता हुआ वो बेहोशी की तरफ चला जाता है। और इसके अलावा उसको मिर्गी के दौरे जैसे दौरे आ सकते हैं, उल्टियां हो सकती हैं जी। बेहोश होने के पहले वो ये उसको रोशनी बहुत खराब लगती है, बहुत रोशनी से डिस्कम्फर्ट होता है, जिस तरह से तेज लाइट या सूरज की किरणें ये उसको परेशान करती हैं। ये अगर लक्षण शुरू हो जाते हैं, खास करके उस सीजन में या उस इलाके में जहां पे ये बीमारी चल रही हो, तो तुरंत बच्चे को या इवन एडल्ट को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे आपने बताया कि गर्मी भी एक वजह है जिसकी वजह से वायरसेस पनपते हैं और फिर इस तरह की बीमारी फैलती है। तो अगर किसी को इंसेफेलाइटिस हो गया है, क्योंकि आमतौर पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं,
तो अगर किसी को ऐसा हो गया है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो अस्पताल जाने से पहले वो घर पर क्या प्राइमरी मेडिकेशन उन्हें दे सकते हैं? जो कोई भी फीवर हो, चाहे वो एंसेफ्लाइटिस हो या कोई और फीवर हो, जिसको हम कहते हैं पैरासीटामोल, वो पहली चीज़ है लेनी चाहिए। पैरासीटामोल बहुत ही ज़रूरी है लेना फीवर को कम करने के लिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर, शरीर जब बुखार आता है, जब बदन का तापमान जो है बढ़ जाता है, उससे भी ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है और फिट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई फीवर के साथ मिर्गी की तरह के दौरे आ सकते हैं। इसलिए पहला काम करना चाहिए, पैरासीटामोल देना चाहिए। और चूंकि वो आदमी पूरा माकूल, जितना उसको पानी पीना चाहिए, जितना उसको सॉल्ट लेना चाहिए, जितना उसको खाना खाना चाहिए, वो खा नहीं रहा होता है, उससे उसके बॉडी के ग्लूकोज और पानी और सॉल्ट की कमी हो सकती है। तो बेस्ट है कि आप वहां पे उसको ORS दें। ORS में ग्लूकोज भी होता है, नमक भी होता है और पानी में मिला के दें, जिससे कि वो हाइड्रेटेड रहे, अच्छी तरह वेल हाइड्रेटेड रहे, पानी की कमी शरीर में ना हो जाए। जी, ये ज्यादातर बच्चों को हो रहा है, तो बच्चों को ये बीमारी होना कोई खास वजह है या फिर बुजुर्गों में भी इसका खतरा है? ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होती है। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम छोटे छोटे इन्फेक्शन होते होते हमारी बॉडी में उन जर्म्स के खिलाफ, उन जरासीमों के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उससे लड़ने की ताकत बदन में आ जाती है। इसलिए एडल्ट्स में भी एंसेफ्लाइटिस हो सकता है, बुजुर्गों में भी एंसेफ्लाइटिस हो सकता है, लेकिन बच्चों में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अभी उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। और दूसरी वजह होती है, जब हम पूरी तरह खुराक नहीं पाता है बच्चा, खास करके गरीब हैं, पूरी तरह खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे, तो उनके भी बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है वो कम हो जाती है। तीसरी वजह बच्चों में ज्यादा होने की एक वजह और भी है कि उनके बॉडी में जो खाना जिनको बच्चों को पूरी तरह ना मिला हो, उनके बॉडी में ग्लाइकोजन एक चीज होती है जो कि हमारा इमरजेंसी के समय वो हमें एनर्जी देता है। ग्लूकोज की जगह ग्लाइकोजन काम करने लगता है। वो ग्लाइकोजन जो है उसकी भी मात्रा जो अच्छी तरह से खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे, उनके शरीर में कम होती है, इसलिए लो शुगर होने के चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं। जी, इस बीमारी का पता लगाने के लिए क्या कुछ खास टेस्ट हैं? अगर किसी को एंसेफ्लाइटिस लग रहा हो कि एंसेफ्लाइटिस हो गया है, तो कुछ टेस्ट जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसको CBC कहते हैं, ESR कहते हैं, वो तो कराने ही पड़ते हैं। उसके अलावा जो स्पेसिफिक टेस्ट है जो एंसेफ्लाइटिस के लिए ही हैं, वो हैं, एक है MRI ब्रेन का, दूसरा है EEG और तीसरा है CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट, जिसके लिए रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उसकी जांच की जाती है। ये 3 टेस्ट एंसेफ्लाइटिस के लिए ही स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा रूटीन ब्लड टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। जी, जैसे आपने भी सुना होगा, सब लोग इसका कनेक्शन जो है वो लीची से बता रहे हैं, तो क्या वाकई लीची से इसका कोई कनेक्शन है या फिर वजह कुछ और है? जो इस बार बीमारी फैली है उसके जिस तरह से वो फैली है और जिस तरह से वो वहां पे इफेक्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ लीची है। लेकिन लीची से जो बच्चे ठीक तरह से खाना नहीं खाते हैं, जिनको प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की कमी है, वो जब लीची और खास करके जब कच्ची लीची खाते हैं तो उनका शुगर अचानक डाउन हो सकता है, क्योंकि कच्ची लीची में 2 केमिकल्स होते हैं। एक होता है मिथाइलिन प्रोपाइल एसिटिक एसिड और दूसरा होता है हाइपोग्लाइसिन A। ये दोनों जो केमिकल्स हैं, ये जैसे जैसे फल पकता है इसकी मात्रा फल में कम होती जाती है, लेकिन कच्चे फल में ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो बच्चे लीची के बागानों के पास, बगीचों के पास रह रहे हैं और उनको माँ बाप खाना नाश्ता देने के बजाय कह दिया जाओ वहां से लीची खा लो, वो कच्ची पक्की लीचियां, हर तरह की लीचियां खा लेते हैं। ऐसे में उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अचानक कम हो सकती है और उस लो ग्लूकोज की वजह से वो बेहोश हो सकते हैं और उससे ब्रेन को डैमेज हो सकता है। और देखने में ये एंसेफ्लाइटिस जैसा ही लगता है, इसीलिए ये कंफ्यूजन है। लेकिन ये चीज होती जरूर है, लेकिन हर साल फिर 150 लोग जाते, 150। इस साल ही क्यों लीची? इस साल तो पहली बार तो वहां फल नहीं रही है लीची। हर साल लीची फलती है, हर साल गरीब बच्चे वहां पे खाते हैं। बिल्कुल। कुछ केसेस
लीची की वजह से हो सकता है, लेकिन सारे केसेस लीची की वजह से मुझे नहीं लगते। यानी कह सकते हैं एक तरह से लीची से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर होगा भी तो मार्जिनल, कुछ पेशेंट्स हो सकता है लीची की वजह से आए हो, लेकिन सारे पेशेंट लीची से ही ग्रसित हैं। कच्ची लीची खाने से ऐसा लगता नहीं मुझे। जी, जैसे कि आपने भी बताया कि ये उस एरिया में कॉमन है और लगभग हर साल ही होता है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं क्योंकि वहां पर हर साल हो रहा है तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। जो इस तरह की बीमारी, जो इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, खास करके एंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी है, इसको अगर काबू पाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सैनिटेशन मतलब सफाई, और दूसरा है पानी जो है वो इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि एंसेफ्लाइटिस फैलने के दो मेजर सोर्स होते हैं। एक होता है मच्छरों से और दूसरा होता है पानी से या खाने पीने की चीजों से। एक आदमी की जो इन्फेक्शन है वो पानी में मिला, पानी से वो फिर दूसरे मरीज में गया और फिर उसको भी इन्फेक्ट कर दिया। इसलिए पानी साफ सुथरा, और मच्छर कब नहीं रहेंगे? जब नालियां ठीक होंगी, जब पानी जमा नहीं होगा, जब साफ सफाई करेंगे। तो सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये दो चीजें जरूरी हैं इस बीमारी पे काबू पाने के लिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। हेलो जी, मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे को बता रहे हैं ना, ये खाना नहीं खाते बच्चे। जी जी, तो मेरा नवासा है एक, मतलब 8 साल का है, वो बिल्कुल दूध ही दूध पीता है, रोटी नहीं खाता, ना सब्जी खाता, बिल्कुल भाग जाता है सब्जी रोटी से। तो अगर उसको पेट भर दूध भी मिल रहा होगा तो उसको जितनी जरूरत है चीजों की शरीर के लिए, बदन के लिए, वो सब मिल रही है, उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन उतना दूध मिलना चाहिए कि वो पेट भर के दूध पी लिया करे। जी, जैसे आपने अभी कहा सैनिटेशन के बारे में, तो आमतौर पर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, कोई किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं जिससे कोई गंदगी फैल सकती है या बीमारी हो सकती है। तो थोड़ा सा आप सैनिटेशन के बारे में बताएं कि लोग किस तरह से इससे अवेयर हों या क्या करें। जो सैनिटेशन है उसका एक बेसिक, जो इन्फेक्शन जो सैनिटेशन ना होने से फैलता है, उसका जो पाथवे है, उसका जो रास्ता है, वो ये है कि एक मरीज है जिसने खांसा, उसके मुंह से थूक निकला, वो किसी जगह पड़ गया, दूसरा आदमी आया, उसने उस जगह पे अपना हाथ रखा और जाकर के फिर बिना हाथ धोए उसी हाथ से उसने खाना खा लिया। वो जो जरासीम है उसके बदन में चले गए और जाकर के वही बीमारी पैदा कर दी। एक तो ये रास्ता है। तो इसलिए जैसा आप बता रही थी कि हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजू बाजू चीजों पे हमें दिखते नहीं, हमें नजर में नहीं आते, हमें लगता है ये तो साफ टेबल है, लेकिन हो सकता है इस टेबल पे कई खतरनाक जरासीम पड़े हुए हो। तो इसलिए हाथ धोना बहुत जरूरी है। दूसरा ये जरूरी है कि जो हम पानी पी रहे हैं, क्या वो पाइप से आ रहा है, क्या वो सेफ है, क्या उसमें क्लोरीनेशन हो रहा है, क्लोरीन मिलाया जा रहा है जिससे कीटाणु मर जाएं। और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपनी हिफाजत के लिए पानी को बॉयल कर लें। रोज आपको पता है कि घर में 3 लीटर पानी, 4 लीटर, 5 लीटर जो भी पानी लगता है उसको एक बार बॉयल कर ले। बॉयल करने से ज्यादातर कीटाणु मर जाते हैं। बॉयल करके उसको ठंडा करके सुराही में रख ले, साफ सुराही में, या फ्रिज है तो फ्रिज में रख ले और उसको पिएंगे। तो अगर जब तक लंबी पाइप बिछेगी और लोगों को मिलेगी तब तक ये सबसे आसान तरीका है। कुछ इलाकों में जहां पर कि आपको लगता है कि बॉयल करने में परेशानी है, आप काम कर रहे हैं, लेबर हैं, हर लेबर बॉयल नहीं कर पाए, तो जो वहां पे उनके सुपरवाइजर हैं उनको पानी में क्लोरीन की टिकिया आती है, छोटी छोटी गोलियां आती हैं, 1 लीटर पानी में 1 गोली मिला दें, पानी बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो हाथ धोना, पानी साफ पीना, और जहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन है, जहां पे एक ही जगह पे मान लिया छोटे से कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, वैसे में एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो आपके रहने की जगह हो वो थोड़ी फैली हुई हो, वहां पे क्राउडिंग ना हो जाए, ओवर क्राउडिंग एक जगह ना हो जाए। बहुत ज्यादा अगर एक जगह भीड़ हो जाएगी, भीड़ होने से उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, और भी बातें करेंगे इंसेफेलाइटिस के बारे में। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसे आपने हमें बहुत कुछ सर बताया इंसेफेलाइटिस के बारे में कि ये किस तरह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं,
और किस वजह से होता है आमतौर पर? तो जिस तरह से आपने बताया कि इसमें ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? पहली बात तो ब्रेन में जो स्वेलिंग होती है उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस समय हमारे देश में कौन कौन से वायरस इंसेफ्लाइटिस के लिए ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया 50 से ऊपर कॉजेज हैं, लेकिन कुछ वायरसेस हम जानते हैं जो कि ज़्यादा परेशान करते हैं। एक है जो सबसे कॉमन वायरस भारत में, हमारे देश में बहुत परेशान करता रहा है बच्चों को, उसका नाम है जैपनीज बी एन्सेफ्लाइटिस वायरस। तो जहां तक ये सिम्टम और जिस तरह के एमआरआई फाइंडिंग इस इन्फेक्शन में आ रही है, जैपनीज बी एन्सेफ्लाइटिस ऑलरेडी रूल आउट हो चुका है जी। दूसरा वायरस अभी आपने देखा होगा, केरला में सुना होगा कि नीपा वायरस था। नीपा वायरस इन्फेक्टेड फलों से फैलता है। जिन फलों को, एक तरह के चमगादड़ होते हैं, फल वाले चमगादड़, वो फलों को खा लेते हैं, उनकी बॉडी से वायरस फल में जाता है और फिर वो आदमी में फैल जाता है। तो नीपा वायरस जो है वो सबसे पहले इंडिया में सिलीगुड़ी में रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद फिर वो केरला में 2 बार, पिछले साल भी हुआ और इस साल भी वो केरला में सामने आया नीपा वायरस, और ये भी बहुत ही डेडली वायरस है। तीसरा वायरस है EV71। EV71, EV जो है उसका मतलब हुआ एंटेरोवायरस 71। ये इंडिया में, तो ये जो वायरसेस हैं EV71, नीपा वायरस, जैपनीज बी, ये कॉमन वायरसेस हैं जो हर साल हमारे कहीं छोटी या बड़ी महामारी पैदा करते हैं। जो चीज इस समय अननोन है वो ये कि मुजफ्फरपुर में जो एन्सेफ्लाइटिस हो रही है उसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेवार है, ये अभी तक पता हमें नहीं है। इसीलिए अटकलें लगाई जाती हैं कि कभी लीची खाने से हो गया, कभी कुछ करने से हो गया, कभी कोई जादू टोना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वायरस हमें नहीं पता। जो सैंपल्स हैं वो नेशनल वायरोलॉजी लैब भेजे गए हैं, और सैंपल किसके भेजे गए हैं? गले से थूक के सैंपल भेजे जाते हैं, खून के सैंपल भेजे जाते हैं, और जो मैं रीढ़ की हड्डी के पानी का जिक्र कर रहा था उसके सैंपल भेजे जाते हैं। जितने भी पेशेंट्स हैं उनके सैंपल भेजे गए हैं ये देखने के लिए कि कौन सा वायरस है जी। जो इलाज होता है, ज्यादातर वायरसेस जो हैं उनके खिलाफ हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं है। जैसे बैक्टीरिया कहीं होता है तो हम एंटीबायोटिक देके इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं जी। उस तरह के एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ हैं जरूर, लेकिन लिमिटेड है, सारे वायरसेस के खिलाफ नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन जब एक बार होता है तो वो बॉडी अपने आप उसकी इम्यूनिटी बना करके हफ्ते 10 दिन में उस इन्फेक्शन को खत्म कर देती है बॉडी से। बॉडी की अपनी जो इम्यून सिस्टम है, जो लड़ने की ताकत है, वो खत्म कर देती है। लेकिन उन 5-7 दिनों में वो ब्रेन को डैमेज कर गुजरता है वो वायरस। जब ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में खास करके देखा गया है कि बहुत तरह के फीवर, वायरल इन्फेक्शन ये शुगर को लो कर दे। ये नहीं कि एन्सेफ्लाइटिस में सिर्फ शुगर लो हो जाती है जी। किसी भी सीवियर इन्फेक्शन में शुगर लो हो सकती है, खास करके बच्चों में। क्यों? क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि बच्चों में ग्लाइकोजन का स्टोर, ग्लाइकोजन वो चीज है जिससे कि ग्लूकोज बनती है ब्लड में। अगर आदमी को खाना पूरा ना मिल रहा हो, अगर हम मान लिया रमजान में खाना बंद कर देते हैं तो खाना जब आप नहीं खाते हैं तो आपको पूरे दिन ग्लूकोज कहां से मिलती है? वो ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज बनता जाता है। बच्चों में वो ग्लाइकोजन कम होता है बॉडी में, और जो खा पी नहीं रहे हैं ठीक से उनके बॉडी में तो बिल्कुल ही ग्लाइकोजन कम होता है। तो इसलिए जब उनको पूरे खुराक नहीं मिलती है तो बहुत से इन्फेक्शन में उनकी शुगर जो है वो अचानक लो हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसेफ्लाइटिस ही सिर्फ वो बीमारी है जिसमें शुगर लो हो। एक बार शुगर अगर लो हो गई तो फिर जो नर्व के सेल्स हैं, नर्व सेल्स जो ब्रेन में है, सेल्स हैं, वो शुगर लो होने की वजह से डैमेज हो जाते हैं। और उसके बाद अब आप शुगर दे भी देते हैं तो फर्दर डैमेज रुक जाए, लेकिन जो डैमेज हो गया वो फिर परमानेंट हो जाता है। इसकी वजह से फिर बहुत सी कमियां बदन में रह जाती हैं। एक तो वायरस डैमेज करता है, दूसरा लो शुगर भी डैमेज करता है। इससे नर्व सेल्स जो हैं ब्रेन के डैमेज हो जाते हैं। जी। अच्छा, क्या ये बीमारी जो है वो एक से दूसरे में फैलती है? बिल्कुल फैलने, यही तो ये जो चक्र है कि पहले एक बीमार पड़ा, उसकी खखार, अब जैसे मैं खखार की बात कर रहा हूं, जो एंटेरोवायरसेस हैं, जो मैंने अभी एंटेरोवायरस का जिक्र किया था, एंटेरोवायरस जो है वो खखार से जाता है।
एक आदमी ने खांसा, वो किसी खाने की चीज पे पड़ गया या कहीं टेबल पे पड़ गया, दूसरे ने छुआ, उसने खाया, उसकी वजह। उसी तरह जैपनीज बे इंसेफ्लाइटिस मच्छर से, वो मेनली जो सुअर होते हैं उनको ये इन्फेक्शन होता है। और मच्छर तो ऐसी जगह जहां पे सुअर भी पल रहे हैं, मच्छर भी हैं, मच्छर ने सुअर को काटा, फिर उसी मच्छर ने आदमी इंसान को काटा, तो वो वायरस सुअर के बदन से इंसान के बदन में आके जैपनीज बी एंसेफ्लाइटिस करता है। तो एंसेफ्लाइटिस की वैरायटी जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक, जैसे हमने निपा वायरस फलों से फैलता है, तो अभी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वायरस है, तब हम स्पेसिफिक बात कर पाएंगे कि ये वायरस है और इस तरह फैलता है, उसके रोकने के लिए हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे। जी, जैसे आपने बताया कि ये जो बीमारी है, जैसे बॉडी में ग्लूकोज बनना बंद हो जाता है, उसके बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है और उसके बाद ब्रेन पे अटैक होता है, यानी जो दिमागी बुखार है, तो ब्रेन में सूजन आ जाती है। तो ब्रेन में अगर सूजन आ गई है तो उसके बाद क्या होगा? ब्रेन में अगर सूजन आ गई है तो एक तो आदमी सूजन की वजह से ही सरदर्द होता है, सूजन की वजह से ही मिर्गी के दौरे आते हैं जी। और सूजन जब ज्यादा बढ़ जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है। और नर्व डैमेज जैसे मैंने बताया 2 वजह से हो रहा है, एक तो जरासीम डायरेक्टली भी डैमेज कर रहे हैं नर्व को, और दूसरा साथ में एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, वो शुगर लो हो रही है वो फर्दर डैमेज कर रही है। तो 2 फैक्टर्स हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में डैमेज करने वाले। शुगर तो जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल पहुंचेगा, आपने ग्लूकोज की ड्रिप शुरू कर दी, शुगर तो आप तुरंत करेक्ट कर सकते हैं, ये वाली चीज तो आप जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो ब्रेन की सूजन होती है उसके लिए कुछ और दवाइयां होती हैं जिससे ब्रेन की सूजन कम की जाती हैं, और इस उम्मीद में कि अगले 5-7 दिनों में जो बॉडी की, बदन की अपनी लड़ने की ताकत है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो खुद हावी हो जाएगी वायरस पे और वायरस को खत्म कर देगी। तब तक के लिए जो सूजन है उसको हम दवाओं से कम करने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता है सूजन कम होती जाती है, वायरस भी चले जाते हैं। लेकिन वायरस चूंकि हमें पता नहीं है तो हम अंधेरे में इस समय तीर मार रहे हैं कि ये कौन सा वायरस है और कैसे फैल रहा है। अभी हमको यही नहीं पता कि वायरस कौन है, तो हम ये भी नहीं जानते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मुजफ्फरपुर का वायरस है वो किस रूट से फैलता है। जैपनीज बी का मैंने बताया क्योंकि उसका पता है। जैसे आपने बताया कि अभी मालूम ही नहीं है कि वायरस कौन सा है, तो जो लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, जो बच्चे ठीक हो गए हैं, तो क्या बाद में आगे चलकर उनकी लाइफ को कोई खतरा हो सकता है, किसी तरह की कोई सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी तरह इफेक्ट कर सकते हैं उनकी लाइफ को? जो एंसेफ्लाइटिस से लोग बचते हैं, ओवरऑल करीब 50 से 60% लोगों को, बच्चों को कुछ न कुछ कमी परमानेंट पूरे जीवन के लिए रह जाती है। अच्छा। वो बड़ी हो सकती हैं, कम से कम 1/3 में ये मान के चलिए कि बड़ी कमियां रह जाती हैं, जिसमें सोचने समझने की ताकत, चलने फिरने की ताकत, इन सबों पे गहरा असर पड़ सकता है। और 50 से जो बाकी 1/3 हैं उनमें हो सकता है हल्का हो, लेकिन वो करीब 60% बच्चों को, 50 से 60% बच्चों को कुछ न कुछ कमी ज्यादा या कम पूरे जीवन के लिए रह जाती है। जी, जैसे इसमें बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, एक तरह से ग्लूकोज बनना बंद हो जाता है, तो अगर शुरुआत में ही किसी को पता चल जाता है कि इंसेफ्लाइटिस की शुरुआत हो रही है, ये बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया है, वो फटाफट अस्पताल जाता है, डॉक्टर को दिखाता है और मरीज के बदन के अंदर ग्लूकोज पहुंच जाता है, तो कितने हद तक राहत मिल सकती है? देखिए, कितने हद तक बचा जा सकता है इस बीमारी से? हर इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट में ग्लूकोज लो होगा ही ऐसा भी नहीं है, कुछ में लो होगा। अच्छा। जिनमें लो होगा उनमें आप अगर ग्लूकोज आधे पौने घंटे 1 घंटे के भीतर दे देंगे तो परमानेंट डैमेज से शायद बच्चा बच जाए ब्रेन के। लेकिन आपको, जैसा मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ ग्लूकोज करेक्शन से ही आप नहीं बच सकते, क्योंकि वो जरासीम तो डैमेज कर ही रहे हैं ब्रेन को। जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज हमने ग्लूकोज करेक्ट करके एक जो वजह है ब्रेन डैमेज की उसको हमने टैकल कर लिया, लेकिन जो दूसरी वजह है जो कि जरासीम खुद हैं, वो जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक वो डैमेज ब्रेन को कर सकते हैं। और वो प्रोसेस जो है 5-7 दिन चलता है, जब बॉडी की अपनी इम्यूनिटी फिर फाइट करके, जैसे दुश्मन आता है फिर आपके अपने जो सैनिक हैं वो जा करके उनको मार भगाते हैं, तो वो जो मार भगाने में 5-7 दिन लग जाते हैं, उस बीच वो जरासीम ब्रेन को डैमेज कर जाते हैं। जी, इस बीमारी से बचा कैसे जाए, क्या किया जाए? चूंकि इस वायरस का तो हमें पता नहीं, लेकिन नॉर्मली जो वायरसेस हैं
इंडिया में जो वायरसेस फैल रहे हैं वो अभी जैसे मैंने बताया, खाने और पीने की अगर हम सफाई बरतें, हाथ मुंह सब धो करके उसके बाद हम किचन में घुसें, उसके हाथ मुंह धो करके तभी हम खाना पकाएं। जो खाना पकाने वाला, इसको हम फूड हैंडलर कहते हैं, घर में हो या होटल में हो, उसको हाथ धोना मैंडेटरी किया जाए। पानी जो है उसको बॉयल करके पिएं। जहां बॉयल नहीं हो सकता है, क्लोरीन की टैबलेट 25-30 पैसे की आती है, पॉकेट में रखें। हर 1 लीटर के पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट डाल दें। आसपास घर के पानी जमा ना हो दें। नालियां जो हैं, जो ओपन ड्रेनेज है, उसके ऊपर आप कवर कर दें जिससे कि मच्छर ना काटें। और आसपास, घर के आसपास जानवरों को ना पालें। जानवरों के पालने की जगह दूर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने जहां रह रहे हैं वहीं पे आपने जू खोल दिया। वो सारे जो जानवर हैं उनमें से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उन घर से थोड़ी दूरी पे रहना चाहिए जो जानवरों के रखने की जगह है। और जब किसी को इन्फेक्शन हो जाए जी, आप जो आदमी इन्फेक्शन जिसको हो गया उसकी केयर कर रहा है, उसको अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं हम साफ सफाई रखें, यही काम आएगा और आप इसी तरह इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर शमशेर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी इंसेफेलाइटिस से जुड़ी हुई, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।